मुझे एक अजीब बीमारी हो गई है। मैं सिर्फ सच बोल सकता हूँ। आधा शब्द भी झूठ का मेरे मुंह से नहीं निकल सकता। आज हिस्ट्री की क्लास में टीचर ने मुझे बैटल ऑन ऑफ रेड क्लिफ्स का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए कहा, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उस मोमेंट पर मुझे रियलाइज हुआ कि बैटल ऑन ऑफ रेड क्लिफ्स के बारे में जो लिखा गया है वो असल में सच नहीं है। हिस्ट्री टीचर के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके सच बोल ही दिया। बैटल ओएनएफ रेड क्लिफ्स में काओ काओ की एक भी शिप नहीं जलाई गई थी। हिस्ट्री में गलत लिखा गया है। ये सुनते ही पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी और टीचर का चेहरा गुस्से से नीला पड़ियच गया। अगले दिन मुझे शहर के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने मेरी बात सुनी तो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इसके बाद मैंने जो भी कहा डॉक्टर ने उसे रिपीट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बातों में कुछ सच और कुछ झूठ होगा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आसमान में बर्ड्स उड़ती हैं, आसमान में बर्ड्स उड़ती हैं। मैंने फ्रिज में रखा पुडिंग केक चोरी से नहीं खाया। मैं यह सेंटेंस बोल ही नहीं पाया। कल दोपहर 3 बजे मैंने ड्यूटी रूम में 1 कप ब्लैक कॉफी पी थी। कल दोपहर 3 बजे अंकल आपने ड्यूटी रूम में 1 कप ब्लैक कॉफी पी थी। आज जो अंडरवियर मैंने पहना है वो ब्लैक कलर का है। अंकल आपने तो अंडरवियर पहना ही नहीं है। डॉक्टर 1 सेकंड के लिए रुक गए। उनके चेहरे पर थोड़ी एम्बेरसमेंट आ गई। शिट, तुम पक्का कोई तुक्का तो नहीं लगा रहे हो ना? मैंने कसम खाई कि यह कोई तुक्का नहीं है। ठीक है, हम एक लास्ट टेस्ट करते हैं। तुम गैस करो। अभी थोड़ी देर पहले इमरजेंसी में एक सीरियस कार एक्सीडेंट का केस आया है। उस पर्सन का क्या हुआ? तुम्हें रियल आंसर जानने की जरूरत नहीं है, बस अपने माइंड में पॉसिबिलिटी सोचो और एक एक करके बोलने की ट्राई करो। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। वो पर्सन अभी भी जिंदा है। मैं बोल नहीं पाया। उस पर्सन की डेथ हो गई है। मैं बोल नहीं पाया। उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। फिर भी मैं नहीं बोल पाया। हर एक गैस मेरे गले में आकर अटक रहा था, जब तक कि मेरे माइंड में एक अजीब सा थॉट नहीं आया कि वो पेशेंट असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, वो पेशेंट असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि तुम्हें सच में सिर्फ सच बोलने की बीमारी है। भले ही तुम्हें उस मैटर के बारे में कुछ भी पता ना हो, फिर भी तुम अपने माइंड में सोचकर सारी गलत पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट कर सकते हो, जब तक कि तुम राइट आंसर ना बोल दो। तो क्या मेरी इस बीमारी का कोई क्योर है? अभी कुछ कह नहीं सकते। तुम पूरे वर्ल्ड में ऐसे पहले केस हो। जब से यह डायग्नोसिस हुआ है, मेरी नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से क्लास का एटमॉस्फेयर बहुत डिप्रेसिंग है। मेरी क्लास की एक लड़की की सुजियाओ पिछले 3 दिनों से मिसिंग है। टीचर ने कहा कि मुझे पता है आप सब सुजियाओ के लिए बहुत वरीड हैं। पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इस समय हम बस उसके सेफ वापस आने की प्रेयर कर सकते हैं। ये बोलने के बाद टीचर मेरे पास आए। चेंगियान, तुम्हारा लिटरेचर में स्कोर हमेशा अच्छा रहता है। अब तुम होप वर्ड का यूज करके एक सेंटेंस बनाओ, ताकि पूरी क्लास की तरफ से सुजियाओ के जल्दी वापस आने की विश को एक्सप्रेस किया जा सके। मैंने अपना मुंह खोला और माइंड में वर्ड्स को अरेंज करने लगा। हम होप करते हैं कि सुजियाओ सेफ वापस आ जाए। हम होप करते हैं कि सुजियाओ जल्दी मिल जाए। लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिरकार सिर्फ एक ही थॉट मेरे गले से बाहर निकल पाया। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं होप करता हूं कि सब लोग जल्दी ही इस सच को एक्सेप्ट कर लें कि सुजियाओ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे बोलते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी आ सकती थी। चेंगियान, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम सुजियाओ के बारे में ऐसा बुरा कैसे बोल सकते हो? सर, मुझे सिर्फ सच बोलने की बीमारी है। ये मेरा मेडिकल डायग्नोसिस सर्टिफिकेट है। टीचर ने उसे हाथ में लेकर देखा। उनका चेहरा सीरियस हो गया और उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाया। आधे घंटे बाद मुझे एक मीटिंग रूम में ले जाया गया। एक आदमी अंदर आया। चेंगियान, डरो मत। मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता चला है। तुमने क्लास में कहा कि सुजियाओ अब नहीं रही। क्या यह तुम्हारी बीमारी की तरफ से कोई हिंट है? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ सच बोल सकता हूँ। झूठ मेरे मुंह से नहीं निकल सकता। मैं समझ गया। तो अब तुम मेरे पीछे इन लाइनों को रिपीट करो। सुजियाओ 3 दिन पहले स्कूल के बाद मिसिंग हो गई थी। सुजियाओ 3 दिन पहले स्कूल के बाद मिसिंग हो गई थी। कैमरों में उसकी लास्ट इमेज स्कूल के बैक गेट वाली गली में देखी गई थी। हमें शक है कि उसका किडनैप हुआ है। पुलिस को शक है कि उसका नहीं हो रहा। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। सुजियाओ अपनी मर्जी से गई थी। सुजियाओ अपनी मर्जी से गई थी। उसे पता है कि वो क्यों गई। उसे पता है कि वो क्यों गई। तुम मुझे बताने की ट्राई करो कि सुजियाओ कहाँ है। नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता सुजियाओ कहाँ है। कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। तुम अपने माइंड में लोकेशंस के नाम सोचो। SDD चेक पर, शॉपिंग मॉल में, रिवर बैंक पर, माउंटेन पर। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और वैसा ही किया। घर पर, फ्रेंड के घर पर, इंटरनेट कैफे में, खेत में, रिवर बैंक पर। ये सारे थॉट्स मेरे गले में एक इनविजिबल वॉल से टकरा रहे थे। जैसे ही मैं हार मानने वाला था, मेरे माइंड में एक ठंडा सा वर्ड आया। सुजियाओ जमीन के नीचे है। कौन सी जमीन के नीचे? साफ साफ बताओ कि स्कूल का बेसमेंट है या सबवे टनल। मैंने बोलने की कोशिश की। स्कूल का बेसमेंट?
मैं बोल नहीं पाया। सबवे टनल, यह भी मैं नहीं बोल पाया। मैंने अपने माइंड में इकलौता राइट आंसर ढूंढने की पूरी कोशिश की। सुजियाओ ठीक हमारे पैरों के नीचे है। मीटिंग रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। कैप्टन जू ने शॉक होकर फर्श की टाइल्स को देखा और फिर मेरी तरफ देखा। आधे घंटे बाद कंस्ट्रक्शन टीम उसी एरिया में पहुंच गई। इसे तोड़ो, जल्दी करो। 10 मिनट बाद फर्श पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। कैप्टन जू, नीचे एक खाली स्पेस है और एक बड़ा सूटकेस भी है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कैप्टन जू तुरंत नीचे गए। बहुत जल्दी वो सूटकेस ऊपर लाया गया। उसे खोला गया, लेकिन वो अंदर से खाली था। उसमें सिर्फ सुजियाओ का स्टूडेंट आईडी कार्ड था। सुजियाओ का सामान मिल गया है। आखिर यहाँ क्या हुआ था? यह कहकर उन्होंने वो आईडी कार्ड मुझे दे दिया। मैंने उसे सिर्फ 2 सेकंड के लिए देखा। एक बहुत ही ठंडी और अजीब सी फीलिंग मेरे पूरे बदन में करंट की तरह दौड़ भेज गई। इस कार्ड की ओनर शायद अब इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करती। पास में खड़े फॉरेंसिक डॉक्टर हैरान रह गए और उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ। आखिर यहाँ क्या हुआ है? कैप्टन जू, आप इस लड़के की बकवास मत सुनिए। ये सिर्फ एक प्लास्टिक कार्ड है। इससे कोई कंक्लूजन कैसे निकाला जा सकता है? और यह क्या बात हुई कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती? ये बात पूरी तरह से लॉजिक के खिलाफ है। इसका कोई बेस नहीं है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह फीलिंग मुझे कहाँ से आ रही थी। वो साइंस की बात नहीं कर रहा है, वो सच की बात कर रहा है। इस आईडी कार्ड को तुरंत फॉरेंसिक लैब भेजो। इसके ऊपर के सारे ट्रेस एलिमेंट्स का टेस्ट करो। इसके अलावा सुजियाओ के मिसिंग होने वाले दिन को फिर से रीचेक करो। उन सभी लोगों की लिस्ट बनाओ जो उससे मिले थे। एक भी पर्सन छूटना नहीं चाहिए। अगले 2 दिन मैं स्कूल नहीं गया। कैप्टन जू ने मेरी सेफ्टी के लिए कहा था कि मेरा घर पर रहना ही बेस्ट है। फिर कैप्टन जू का फोन आया। चेंगियान, तुम एक बार यहाँ आओ। केस में एक नया मोडडेच आया है। हमने क्रिमिनल को पकड़ लिया है। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन भागा। पकड़ गया आदमी एक पुराना क्रिमिनल है जिसका नाम झांगसी है। हमने मिसिंग लोकेशन के पास के सारे कैमरे चेक किए। वो इंसिडेंट के टाइम स्कूल के बैक गेट वाली गली में घूम रहा था। पूछताछ के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसी ने सुजियाओ को किडनैप किया था। कैसा रहा? हमारे इस ह्यूमन लाई डिटेक्टर मशीन ने हमारी हेल्प की। इस केस को देखो और बताओ तुम्हें क्या फील हो रहा है। मैंने एक गहरी सांस ली और इंट्रोगेशन रूम में झांगसी को ध्यान से देखा। अपने माइंड में सच को जोड़ने की कोशिश की। उसने सुजियाओ को किडनैप किया है। मैं बोल नहीं पाया। जो वो कह रहा है वो सच है। फिर भी मैं नहीं बोल पाया। वो सुजियाओ से कभी मिला ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने क्राइम की एक एक डिटेल बताई है और उस जगह का नाम भी बताया है जहां उसने सुजियाओ को छुपाया है। हमारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। चेंगियान, कहीं तुम्हारी एबिलिटी में कोई गड्ढबद्धी तो नहीं हो गई है? तभी ऑफिस का डोर जोर से खुला। कैप्टन जू, गड्ढबड्डीच हो गई है। झांगसी अपनी बात से पलट गया है। वो कह रहा है कि सब झूठ है। मैंने किसी लड़की को किडनैप नहीं किया। मैं उसे जानता तक नहीं हूं। आप शांत हो जाइए। अभी कुछ देर पहले आपने जुर्म कबूल किया था और अब आप पलट रहे हैं। क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं वो सच है। किसी ने मुझे एक बहुत बड़ी रकम दी थी और एक स्क्रिप्ट भी दी थी। मुझसे कहा गया था कि बस इसे पारेच दो। उन्होंने कहा था कि काम होने के बाद वो मुझे और पैसे देंगे ताकि मैं भाग सकूं। ऑफिसर्स, मैं आपसे भीख मांगता हूं। मुझे बस पैसे मिले थे काम करने के लिए। मैं जेल नहीं जाना चाहता। झांगसी का हर एक वर्ड कैप्टन जू के माइंड पर एक हथौड़े की तरह लग रहा था। तभी उस ऑफिसर का फोन आया जिसे उन्होंने सर्च के लिए भेजा था। कैप्टन जू, यहाँ सिर्फ एक पुराना खाली गोदाम है जिसमें कुछ भी नहीं है। धूल के अलावा यहाँ कोई भूत भी नहीं है। जो एविडेंस की चेन इतनी मुश्किल से जोड़ी गई थी वो 1 सेकंड में टूट गई। टेक्निकल रूम में स्टाफ झांगसी के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा था। काफी एनालिसिस के बाद उन्होंने कहा, कैप्टन जू, सिचुएशन ठीक नहीं है। सामने वाले की कॉल कम से कम 10 अलग अलग कंट्रीज के वर्चुअल सर्वर्स से होकर आई है। इतने सारे लेयर्स हैं कि सोर्स का पता लगाना इम्पॉसिबल है। ऊपर से वॉइस चेंजर का यूज किया गया है। आवाज को कोड किया गया है। हम उसकी रियल वॉइस को रिकवर नहीं कर सकते। और पैसों का क्या हुआ? उसने कहा था ना कि उसे बड़ी रकम मिली है। उस मनी ट्रेल को फॉलो करो। हमने चेक कर लिया है। पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के थ्रू की गई है जो बहुत ही एनोनिमस है। पैसा ट्रांसफर होते ही डेटा के समंदर में गायब हो गया। उसका एड्रेस ढूंढना इम्पॉसिबल है। ऐसा लगता है कि सामने वाला काउंटर इन्वेस्टिगेशन में बहुत प्रोफेशनल है। घर आने के बाद मैंने इंटरनेट पर पागलों की तरह सर्च करना स्टार्ट किया। हर पॉसिबल कीवर्ड कॉम्बिनेशन को ट्राई किया। अचानक एक पोस्ट ने मेरा ध्यान खींचा। लेकिन सब कहते हैं कि जो सच मैं बोलता हूं वो गलत है। वो सोचते हैं कि मैं पागल हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं पागल नहीं हूं। बस जो सच मैं देखता हूं वो उनके सच से अलग है। कुछ ऐसे सच हैं जिन्हें बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। शायद उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। वो बातें मुझे नहीं जाननी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और भी है। मैंने तुरंत उसे पर्सनल मैसेज किया। ज्यादा मत पूछो, वो सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। अपनी सारी हिस्ट्री डिलीट कर दो। उनका नेक्स्ट टारगेट तुम ही हो। भागो यहां से।
इसके तुरंत बाद उस पर्सन ने नंबर्स और लेटर्स की एक लंबी और अजीब सी चेन भेजी। यही इकलौती चीज है जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ दे सकता हूं। किसी पर ट्रस्ट मत करना। मैं और पूछना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने शो किया कि यह यूजर एग्जिस्ट नहीं करता या डिलीट हो चुका है। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। आखिर यह सब क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स किस जगह के हैं? मैं उन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए एक पुरानी सुनसान गली में पहुंचा। वहां बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस बिखरे पड़े थे। दीवार पर बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी। मैं उन्हें देखने लगा। सुजियाओ की फोटो ठीक दीवार के सेंटर में थी। फोटो के नीचे कुछ बहुत ही डरावने वर्ड्स लिखे थे। कोर प्रोग्रेस का वो हिस्सा जो रो नहीं सकता, उसे डिलीटेड स्टेट में डाल दिया गया है। ऐसा लगता है कि शैडो नाम का वो पर्सन भी सुजियाओ के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वो मुझसे बहुत ज्यादा जानता था। वो मेरे फादर की यंग एज की फोटो थी। जब मैं 7 साल का था तब एक लैब एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी फोटो यहाँ क्यों है? फोटो के नीचे भी वही सेम वर्ड्स लिखे थे। गेट ओएनएफ ट्रुथ प्रोजेक्ट, फर्स्ट जनरेशन रिसर्चर। डेथ का रीजन बहुत सस्पिशियस है। क्या मेरे फादर की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी? चेंगियान, तुम कहाँ भाग गए थे? फोन भी नहीं उठा रहे हो। तुम्हें पता है मम्मी तुम्हारे लिए कितनी वरीड थी? मम्मी, क्या पापा की डेथ सच में एक एक्सीडेंट थी? मैंने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर पापा की वही फोटो थी जो मैंने अभी क्लिक की थी। मम्मी के चेहरे की चिंता पल भर में डर में बदल गई। ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारे पापा की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। वो बस एक हादसा था। तुम इसके बारे में और मत पूछो। सुना तुमने? इस फोटो को डिलीट करो अभी, इसी वक्त। उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा ओवर था। मैंने एक गहरी सांस ली और उन्हें शांत करना चाहा। मम्मी, पापा की डेथ एक्सीडेंट से हुई थी। ये वर्ड्स एक गर्म लोहे के टुकड़े की तरह मेरे गले में अटक गए। ये देखकर मेरी मम्मी बेबस होकर सोफे पर गिर पड़ी। मैं उस रूम की तरफ बढ़ा जो हमेशा लॉक रहता था। चेंगियान, वहां मत जाओ, अंदर कुछ नहीं है। वो पापा का वर्किंग रूम था। पुरानी बुक्स की जानी पहचानी स्मेल मेरे चेहरे पर आई। मैंने हर जगह ढूंढना स्टार्ट किया कि पापा ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। आखिरकार मुझे एक पुराना ब्लैक आईपैड मिला जिस पर कोई ब्रांड नेम नहीं था। मैं तुरंत अपने रूम में आया और डोर लॉक कर लिया। आईपैड और कंप्यूटर को खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए था। पापा का बर्थडे रॉन्ग, मेरा बर्थडे रॉन्ग, उनकी मैरिज एनिवर्सरी रॉन्ग। पापा से रिलेटेड जितने भी नंबर्स मैं सोच सकता था सब गलत थे। जब मैं पूरी तरह होप खोने वाला था तभी मेरे माइंड में उस सुनसान रूम में लिखी वो लाइन याद आई। गेट ओएनएफ ट्रुथ का कंक्लूजन। लॉक खुल गया। उसके अंदर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। चेंगियान, मेरे बेटे, अगर तुम यह रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था वो हो चुकी है। सुनो बेटे, तुम्हारी बीमारी कोई कमी नहीं है, ना ही कोई श्राप है। ये हमारे खानदान का एक गिफ्ट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। ये तुम्हें झूठ के कोहरे को पार करके उस छुपे हुए सच को देखने में हेल्प करता है। उन आवाजों को सुनने में हेल्प करता है जिन्हें मिटा दिया गया है। ये इंसानों का सबसे बेसिक नेचर है। ये ट्रुथ की वो आंख है जिस सामने डिसिप्लिन है, जिसे पाने के लिए बहुत से लोगों ने अपना खून बहाया है। लेकिन यह सबसे भारी श्राप भी है क्योंकि यह तुम्हें वो सच दिखाएगा। बहुत से ऐसे सच जो तुम्हें नहीं देखने चाहिए। उन लोगों की आंखों में जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, तुम उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हो। वो तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हें रिसर्च करने के लिए हर तरीका यूज करेंगे, तुम्हारा यूज करेंगे जब तक कि तुम्हारी लास्ट वैल्यू भी खत्म ना हो जाए। किसी पर ट्रस्ट मत करना, खासकर उन एक्सपर्ट्स पर जो अचानक तुम्हारी इस बीमारी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे। मैंने तुम्हारे लिए एक हिंट छोड़ा है, एक पर्सन जिसका कोड नेम शैडो है। अगर वो तुमसे खुद कांटेक्ट करे तो समझ जाना कि सिचुएशन बहुत डेंजरस है। अगर उससे कांटेक्ट ना हो पाए तो सोचना मत, उसके छोड़े हुए हिंट्स को ढूंढना, उसके बाद उस की को ढूंढना, वो कि जो इस एबिलिटी को पूरी तरह कंट्रोल या खत्म कर सकती है। सच में खुद में कोई पावर नहीं होती, लेकिन सच को देखने के बाद जो चॉइस तुम लेते हो उसमें पावर होती है। रिकॉर्डिंग यहाँ खत्म हो गई। इसके बाद एक तेज करंट की आवाज आई और ऑडियो बंद हो गया। मैं बहुत देर तक शॉक होकर खड़ी ढह रहा। अगले दिन मैं शैडो के कोऑर्डिनेट्स के लास्ट हिंट को फॉलो करते हुए गया। काफी देर वेट करने के बाद एक मिस्टीरियस आदमी वहां आया। तुम ही शैडो हो? चेंगियान, तुम्हारा जिगर तो तुम्हारे पापा से भी बड़ा है जो यहाँ अकेले चले आए। क्या आप मेरे पापा को जानते थे? जानने से भी बढ़कर। वो इस दुनिया में इकलौते पर्सन थे जिन्हें मैं अपना फ्रेंड मानता था, और इकलौते ऐसे पर्सन भी जिनका मुझ पर कर्ज है। ये गेट ओएनएफ ट्रुथ आखिर क्या है? मेरी बीमारी और मेरे पापा की डेथ का इस सबसे क्या कनेक्शन है? शांत हो जाओ बच्चे, ज्यादा टाइम नहीं है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तुम्हारे पापा और मैं पहले गेट ओएनएफ ट्रुथ प्रोजेक्ट के कोर रिसर्चर्स थे। वो कोई नॉर्मल साइंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसे एक अंडरग्राउंड पावर कंट्रोल करती थी। रिसर्च का मेन टॉपिक था इंसानी कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट ट्रुथ का कनेक्शन, यानी तुम्हारी यह सिर्फ सच बोल पाने की एबिलिटी। गलत नहीं है, तुम्हारी यह कंडीशन कोई बीमारी नहीं है जो बाद में हुई हो। यह एक बहुत ही रेयर जेनेटिक एक्सप्रेशन है जो चैंग फैमिली के ब्लड में छुपा हुआ है। नॉर्मल सिचुएशन में
ये शायद पूरी लाइफ कभी एक्टिवेट ना हो, या ज्यादा से ज्यादा एक बहुत अच्छी सिक्स्थ सेंस के रूप में दिखे। लेकिन गेट ओएनएफ ट्रुथ ने इसे जबरदस्ती एक्टिवेट करने और कल्टीवेट करने का मेथड ढूंढ लिया है। मेरे माइंड में अचानक सारे टुकड़े जुड़े गए। सुजियाओ के मिसिंग होने का कनेक्शन इसी बात से है। वो भी मेरी तरह इस जीन की कैरियर है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा लकी है, या यूं कहें कि अनलकी है। उसका जीन डोमिनेंट जीन है। उसकी एबिलिटी तुमसे पहले और ज्यादा स्टेबल तरीके से एक्टिवेट हो गई थी। गेट ओएनएफ ट्रुथ ने उसे सिर्फ रिसर्च के लिए किडनैप नहीं किया है, बल्कि उसके जीन सीक्वेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया है। वो उसके जीन को एक की या टेम्पलेट की तरह यूज करना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट टारगेट को अपनी मर्जी से एक्टिवेट और कंट्रोल कर सकें। तो यह बात है वो मिसिंग केस और जांग सी का वो ड्रामा जिसे मोहरा बनाया गया, वो सब मुझे इस जाल में फंसाने के लिए था। वो सब सच में पागलों का एक झुंड है। वो डेंजरस टेक्नोलॉजी को होल्ड करने वाले सन की लोग हैं। वो सिर्फ रिसर्च से सेटिस्फाइड नहीं है, बल्कि सच तक पहुंचने की इस एबिलिटी को एक वेपन बनाना चाहते हैं, जिसका यूज वो जासूसी, इंट्रोगेशन और उससे भी ज्यादा डरावने इल्यूजन्स को सच करने के लिए करना चाहते हैं। जैसे इंसानी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह डिकोड करना और एक डिजिटल प्रिजन बनाना। तुम्हारे पापा पहले पर्सन थे जिन्हें उनके इस बुरे इरादे का पता चला था। वो सारा डेटा डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। वो कोर सीक्रेट लेकर भागना चाहते थे। वो इस प्रोजेक्ट को इस गहरी खाई में गिरने से रोकना चाहते थे। इसका रिजल्ट यह हुआ कि वो लोग आ गए। भागो चेंगियान, जल्दी नीचे झुक जाओ, हिलना मत, इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता। मुझे कैप्टन जू ने खींचकर एक बैरियर के पीछे छुपा दिया था। कैप्टन जू, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? मुझे पहले से पता था कि तुम सीधे LDH के नहीं हो। जिस दिन तुम गए थे तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस ठीक नहीं थे। मुझे इंट्यूशन हो गया था कि तुम्हारे साथ कुछ गड्डी होने वाली है, इसलिए मैंने तुम्हारे फोन में थोड़ा हाथ आजमाया था। मैंने उसमें चुपके से ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी। अगर मैं अपनी टीम के साथ चुपके से तुम्हारे पीछे नहीं आता तो तुम और तुम्हारे वो फ्रेंड आज यहीं ढेर हो जाते। टीम भी 3 बजे की डायरेक्शन में जाओ और हाई पॉइंट को होल्ड करो। टीम सी बैकअप दो और चारों तरफ से घेरो। क्रॉस फायर का ध्यान रखना। सामने वाले प्रोफेशनल किलर्स हैं और उनके पास स्नाइपर्स हैं। सिविलियंस की सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कैप्टन जू को बाहर जाते हुए देखकर वो वार्निंग की किसी पर ट्रस्ट मत करना इस मोमेंट पर बहुत फनी लग रही थी। ये सब बकवास है। पुलिस ने घेर लिया है, हमारी हेल्प करो बहुत जल्दी। बाहर गोलियों की आवाज बंद हो गई। कैप्टन जू का चेहरा लोहे की तरह काला पड़ीडीएच गया। शैडो मिसिंग हो गया है और मुझे और उन्हें उन मिस्टीरियस लोगों ने एक जाल में फंसा दिया है। हम वांटेड क्रिमिनल्स बन चुके हैं। कैप्टन जू, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप इस सब में फंस गए। आपका पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो गया। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? बात जब यहाँ तक पहुंच चुकी है तो हम एक तरह से सुख दुख के साथी बन चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि ये लोग पुलिस स्टेशन को भी जाल में फंसाने की हिम्मत करेंगे। ये वो मैसेज है जो उन्होंने अभी छोड़ा है। मैं तुम्हें यह इतनी जल्दी नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन तुम्हें ठीक से पता होना चाहिए कि इस समय हम किस चीज का सामना कर रहे हैं। फोन की स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से आया हुआ अनरीड मैसेज था। तुम्हारी मम्मी को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए हमारे पास लाया गया है। होप है कि तुम को ऑपरेट करोगे। मेरी मम्मी। मेरा माइंड तुरंत ब्लैंक हो गया। ये सीधे सीधे एक खुली धमकी थी। ये सब मेरी इस एबिलिटी की वजह से हो रहा था। चेंगियान, मेरी तरफ देखो। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम पैनिक हो जाओ, तुम टूट जाओ और खुद उनके सामने आ जाओ। अगर तुम इस समय हार मान गए तो तुम सीधे उनके जाल में फंस जाओगे। हमारे पास अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमें हर हाल में सरवाइव करना होगा। एविडेंस ढूंढने होंगे और इन लोगों को DDH से उखाड़ा फेंकना होगा। सिर्फ इसी तरीके से तुम्हारी मम्मी को बचाया जा सकता है और हम खुद को भी बचा सकते हैं, समझे? मैंने अपना सिर हिलाया। मैं समझ गया। रात को कैप्टन जू के पास एक अननोन कॉल आया। कैप्टन जू चेंग फेंग, पैनिक मत होइए, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। इसके अपोजिट मैं आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने का एक मौका देने आया हूं, एक बहुत अच्छा मौका। सामने वाले ने सीधे उनका रियल नाम लिया था। यह साफ था कि वो उनके बारे में ऊपरी बातों से कहीं ज्यादा जानते थे। तुम लोग आखिर हो कौन? हम कौन हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम आपको क्या दे सकते हैं। कैप्टन जू, आप एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। आपने कई बड़े केसेस सॉल्व किए हैं। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक ऐसे LDH के लिए जिसका बैकग्राउंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अपने करियर को दांव पर लगाना और अपनी फैमिली को इसमें फंसाना समझदारी नहीं है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। कल सुबह ठीक 7 बजे वेस्टर्न एरिया में जो 7 नंबर का खाली केमिकल प्लांट है उसके 3 नंबर के गोदाम में आओ। उस चेंगियान नाम के लड़के को हमारे हवाले कर दो। शैडो के मर्डर का ब्लेम हम उसके लिए एक परफेक्ट बकरा ढूंढ लेंगे। आप वापस अपनी जॉब पर जा सकते हैं। यहाँ तक कि इस केस के क्रेडिट की वजह से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपकी फैमिली भी सेफ आपके पास वापस आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाँ, मुझे लगता है कि आप अच्छे से जानते हैं कि हमसे दुश्मनी का क्या एंड होता है। मिस्टर जू इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फोन कट गया। कैप्टन जू एक बहुत बड़ी कशमकश में फंस गए। एक तरफ उनका करियर, रिस्पेक्ट और फैमिली थी जो उनका पूरा फ्यूचर था। दूसरी तरफ एक इनोसेंट LDH का था और एक ऐसा ट्रस्ट था जो पहाड़ DH से भी भारी था। अगली सुबह
कैप्टन जू, क्या हुआ? क्या आप मुझे उनके हवाले करने वाले हैं? लडी डेच के, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, मैं एक वांटेड क्रिमिनल बन गया। मैं तुम्हें अपना साथी मानता हूँ, तुम मुझे क्या समझते हो? आप मुझे उनके हवाले नहीं करने वाले। आई एम सॉरी कैप्टन जू। तुम फिर से मेरा टेस्ट ले रहे थे। गड्ढा डेज हो गई, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। चेंगयान, भागो जल्दी। जब हम भागकर जंगल में पहुंचे तो काले कपड़ों वाले कुछ लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। अभी मुझे कवर करने के चक्कर में कैप्टन जू का एक हाथ डिसलोकेट हो गया था। वो जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। शायद उन्हें मुझे जिंदा पकड़ बेचने का ऑर्डर मिला था। चेंगयान, मैं अब भी आगे बढ़कर उन्हें रोकता हूँ। तुम राइट साइड में गैप देखकर सीधे भाग जाना, पीछे मुद्दा होकर मत देखना। सुना तुमने? सुना कि नहीं? मैंने उनकी पीठ को देखा। शैडो की डेथ हो गई, मेरे पापा की भी डेथ हो गई। अब क्या कैप्टन जू का नंबर है? सिर्फ मेरी इस फालतू की एबिलिटी की वजह से। एक ऐसा गुस्सा जो मैंने पहले कभी फील नहीं किया था, एक बहुत गहरे डिप्रेशन के साथ मिक्स हो गया। जैसे एक बहुत समय से दबा हुआ ज्वालामुखी अचानक मेरी छाती में फट गया हो। नहीं, मैं अपनी वजह से अब किसी और को मरते हुए नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। मेरी एबिलिटी अब तक सिर्फ सच बोल सकती थी, लेकिन सच क्या है? अगर ऐसा हो कि जो वर्ड्स मैं इस समय बोलूं वो खुद एक सच बन जाएं तो? एक ऐसा थॉट जो इतना क्रेजी था कि उसने मुझे अंदर तक हिला दिया, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरा तोड़कर बाहर आ गया हो। उसने एक सेकंड में मेरी पूरी सोच पर कब्जा कर लिया। मैं तुरंत आगे बढ़ा और कैप्टन जू के सामने खड़ा हो गया। उन काले कपड़े वालों ने मेरी इस आखिरी कोशिश को देखा तो उन्हें बहुत फनी लगा। मैंने उनकी परवाह नहीं की, अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, अपनी पूरी विल पावर, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन को इकट्ठा किया, सब कुछ अपने गले में ले आया। हर एक वर्ड में जो मैं बोलने वाला था, मुझे अपने सिर में तेज दर्द फील हुआ। फिर मैंने अपनी आंखें खोली और एक ऐसी आवाज में जिसे मैं खुद भी नहीं पहचानता था, बहुत भारी आवाज में एक सेंटेंस बोला, तुम सब के सब अभी इसी वक्त जमीन पर गिर जाओ। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी मेटल की गूंज हो। कुछ सेकंड बाद वो सारे काले कपड़े वाले लोग एक साथ जमीन पर गिर पड़े। कोई चीख नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, ठीक वैसे ही जैसे किसी कठपुतली के सारे धागे एक साथ काट दिए गए हों। मैं अपनी आंखों के सामने इस मैजिकल सीन को देखकर हैरान रह गया। मैंने यह कर दिखाया, लेकिन यह आखिर कौन सी पावर है? चेंगयान, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ। कैप्टन जू, वो सब गिर गए। वो ऐसे गिर गए जैसे किसी ने उनका स्विच ऑफ कर दिया हो। लड़के, तुम आखिर किस तरह के इंसान हो? मुझे नहीं पता था कि क्या आंसर दूं। बस मुझे अचानक याद आया कि मेरी पॉकेट में अभी भी एक कार्ड है। ये वही कार्ड था जो शैडो ने गिरने से पहले मेरे हाथ में थमाया था। ये चांगशेंग बायोलॉजिकल कंपनी का एक्सेस कार्ड था। शहर के बाहर एक बायोलॉजिकल लैब थी जो बहुत समय से खाली पड़ी डेची थी। कुछ समय पहले एक अननोन लीकेज एक्सीडेंट की वजह से उस पूरे एरिया को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। उस साल जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तब मैं भी उस सीलिंग टीम में था। शैडो पक्का चाहता था कि हम वहां जाएं। बहुत जल्दी हम वहां पहुंच गए। चारों तरफ दीवारें टूटी हुई थी और मलबा था, लेकिन अंदर सब कुछ ठीक था, बस पावर कटी हुई थी। कैप्टन जू को बैकअप पावर सोर्स मिल गया। कनेक्शन होने के बाद रूम की स्क्रीन पर तुरंत कुछ वर्ड्स शो हुए। कॉन्शियसनेस अपलोड प्रोजेक्ट, टेस्ट सब्जेक्ट सुजियाओ, करंट स्टेटस 87% सिंक। इस मोमेंट पर मुझे समझ आया कि जो दिल का धड़कना बंद होना मैंने पहले फील किया था, वो असल में उसकी फिजिकल डेथ नहीं थी, बल्कि उसकी कॉन्शियसनेस को उसकी बॉडी से बाहर निकाला जा रहा था। वो सुजियाओ को एक ठंडे डेटा में चेंज करना चाहते थे। सुजियाओ, सुजियाओ, तुम सुन रही हो? यह मैं हूँ, चेंगयान। चेंगयान, मुझे बचाओ। ब्लैक बॉक्स, मैं इस ब्लैक बॉक्स के अंदर हूँ। ये सुजियाओ थी। उसकी कॉन्शियसनेस मुझे रिस्पॉन्ड कर रही थी। कोर लैब एरिया में इलीगल एंट्री डिटेक्ट हुई है। हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया गया है। फिजिकल आइसोलेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। डेटा डिलीट प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। काउंटडाउन 60 सेकंड्स। हम जाल में फंस गए। उन्हें पहले से पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। ये असल में एक ऐसा जाल था जो हमें और यहाँ के सारे एविडेंस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बनाया गया था, पूरी तरह यहाँ दफन करने के लिए। कैप्टन जू पागलों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे और मैं उस रूम की तरफ भागा जो सबसे एंड में था। देखते ही मुझे वो ब्लैक बॉक्स मिल गया। डेटा डिलीट प्रोटोकॉल का आखिरी कंफर्मेशन। काउंटडाउन 30 सेकंड्स। गराडर डबल हो गई। मेन डोर लॉक हो चुका है। इस पूरे रूम की दीवारें छोटी होती जा रही हैं। मुझे अचानक शैडो का दिया हुआ वो कार्ड याद आया। उसे मशीन पर स्वाइप करने के मोमेंट पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। आखिरकार हम बाहर निकल आए, लेकिन बाहर कुछ काले कपड़े वाले लोग हमारा वेट कर रहे थे। और उनका लीडर कौन था? वही डॉक्टर जिसने पहले हॉस्पिटल में मेरा चेकअप किया था। ये सच में एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। मेरे प्यारे पेशेंट चेंगयान और हमारे जिम्मेदार कैप्टन जू चेंगफेंग। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग यहाँ तक पहुंच पाएंगे। यहाँ तक का रास्ता ढूंढ लिया। ऐसा लगता है कि मैंने उस गद्दार शैडो को कम आंका था। डॉक्टर लियू बाइचुआन, आप हैं। आप डॉक्टर क्यों बने? ताकि मैं पास से ऑब्जर्व कर सकूं अपने सबसे कीमती सैंपल को। तुम और तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए। तुम्हारी कॉन्शियसनेस इंसानी इवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेज का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगी।
जिंदा लोगों की आत्मा को एक ठंडे डेटा में बदलकर मेरी लाइफ और मेरी फैमिली को तबाह करना क्या सिर्फ आपके इस फालतू के इवोल्यूशन के लिए है? फालतू की बात। ये कमजोर बॉडी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। सिर्फ कॉन्शियसनेस ही डेटा के समंदर में हमेशा के लिए जिंदा रह सकती है। सुजियाओ का कॉन्शियसनेस डेटा पूरी तरह अनस्टेबल है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कोड एरर्स और कमियों से भरा हो। और तुम चेंग यान, तुम्हारी कॉन्शियसनेस जो सीधे एब्सोल्यूट ट्रुथ को होल्ड कर सकती है, वही सबसे परफेक्ट मिक्सचर है। हमें सुजियाओ की कॉन्शियसनेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए तुम्हारी कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर की जरूरत है। अब सच में एक पूरे पागल इंसान है शायद। हाँ, वैसे तुम्हें एक बात याद दिला दूं, तुम्हारी मम्मी इस समय एक बहुत सेफ जगह पर चाय पी रही हैं। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? उन्हें अपनी मम्मी का नाम लेकर धमकी देते हुए सुनकर मेरे पैरों से लेकर सिर तक गुस्से की एक आग दौड़ गई। लेकिन उसके साथ एक ऐसी बेबसी भी आई जो मुझे डूबा देना चाहती थी। चेंगियन, सामान लो और भागो, मेरी परवाह मत करो। कैप्टन जू अचानक आगे बढ़े और उन पर टूट पड़े। वहां का सीन तुरंत एक लड़ाई के मैदान में चेंज हो गया। लेकिन मैं भागकर कहां जा सकता था? मेरी मम्मी, मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी पूरी लाइफ पहले से ही इस बड्ढे जाल में फंसी हुई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने सामने के सारे शोर और चीख पुकार को खुद से अलग किया, अपनी पूरी मेंटल पावर को हाथ में रखे उस ब्लैक बॉक्स पर फोकस किया। मुझे एक आंसर चाहिए था। सुजियाओ, मुझे आंसर दो। मुझे पता है तुम सुन सकती हो। मेरे पापा की डेथ आखिर कैसे हुई थी? रिसर्चर चेंग माउडिंग ने फर्स्ट जनरेशन का बेस बनने से मना कर दिया था और गेट ऑन एफ ट्रूथ प्रोजेक्ट और बायोलॉजिकल सैंपल बैंक के कोर ओरिजिनल डेटा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। इस बिहेवियर को सबसे बड़ा धोखा माना गया और 3 साल पहले उन्हें रास्ते से हटाने का प्रोग्राम पूरा किया गया। इसे करने वाले पर्सन लियू बाइचुअन थे। वो आप थे। आपने मेरे पापा को मारा था। गर्डा बदहिच है। इसकी कॉन्शियसनेस आउट ONF कंट्रोल हो रही है। इसकी मेंटल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये सीधे सिस्टम के बेसिक लॉजिक को हिट करेगी। बाहर की दुनिया का सारा शोर गायब हो गया। मेरी दुनिया में सिर्फ इतना गुस्सा बचा था जो सब कुछ जलाकर खाक कर सकता था। सच को कंट्रोल करने वाली पावर मेरी बॉडी में गूंज रही थी। वो पागलों की तरह रियलिटी की दीवार को तोड़ रही थी। आपको मेरी कॉन्शियसनेस चाहिए ना? ठीक है, मैं आपको सब कुछ देता हूं ताकि आप भी टेस्ट कर सकें कि एब्सोल्यूट ट्रुथ के जरिए पूरी तरह निगल लिए जाने का टेस्ट कैसा होता है। जल्दी करो, उसे रोको। वह एंकर के बेसिक लॉजिक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमारा सिस्टम, हमारी अमर लाइफ, सब कुछ उसके जरिए सच की इस गहरी खाई में गिरने वाला है। काले कपड़े वाले लोगों का एक झुंड आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उन सबको दूर फेंक दिया। ठीक इसी मोमेंट पर एक हाथ ने मुझे जोर से पकड़ लिया। चेंगियन, होश में आओ और मेरी तरफ देखो। तुम्हें अपने पापा का बदला लेना है, लेकिन इस तरीके से नहीं। तुम चारों तरफ देखो। तुम इस जगह को डिस्ट्रॉय करने वाले हो। तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसे शैडो ने अपनी जान दांव पर लगाकर बाहर निकाला था। यह वो हिंट है जिसे तुम्हारे पापा और सुजियाओ ने अपनी लाइफ देकर बचाया है। क्या तुम चाहते हो कि यह सब, उनका यह सैक्रिफाइस तुम्हारे साथ मिलकर टुकड़े टुकड़े हो जाए? क्या वो यही देखना चाहते थे? कैप्टन जू के इन वर्ड्स ने मेरे ऊपर ठंडे पानी का काम किया और मुझे होश में ले आए। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी और मेरे पापा की उस रिकॉर्डिंग का दूसरा पार्ट अचानक मेरे कानों में बजने लगा। चेंगियन, अच्छे से याद रखना, एक ऊंची दीवार बनाने का मोटिव कभी भी डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, बल्कि प्रोटेक्ट करना होता है। जब तुम्हारा सामना झूठ से हो तो सच ही सबसे मजबूत ढाल होता है। तुम्हें गुस्से में आकर उस दीवार को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद ही गिरती हुई ईंटों और मलबे के नीचे दफन हो जाओगे। तुम्हें खुद एक बेस बनना होगा, खुद वो ढाल बनना होगा। अपने सच का यूज करके उन लोगों को प्रोटेक्ट करो जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ताकि इस प्रोटेक्ट करने लायक वर्ल्ड को हमेशा के लिए सेफ रखा जा सके। मैं आखिरकार समझ गया पापा। लियू बाइचुअन ने जब यह देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक चेंज हो गए। तुम क्या करना चाहते हो? आपको एक एंकर चाहिए था ना? ठीक है, मैं आपको देता हूं। मैंने अपनी पूरी मेंटल पावर और विल पावर को गेट ONF ट्रूथ सिस्टम के डेटा कोर के अंदर ट्रांसफर कर दिया और सच के लॉजिक का एक ऐसा कोड लिख दिया जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। इस सिस्टम से होकर गुजरने वाला सारा कॉन्शियसनेस डेटा, उसकी रियलिटी और उसकी ओरिजिनल प्योरिटी हमेशा के लिए सच की इस दीवार के जरिए सेफ रहेगी। इसे जानबूझकर बदलने, एडिट करने या इसके कोर नेचर को छीनने की किसी भी कोशिश पर यह दीवार बहुत खतरनाक तरीके से पलटवार करेगी। इसके बाद मैंने लैब में बची हुई उन सभी कॉन्शियसनेस की तरफ देखा और पूरे विश्वास के साथ अपने माइंड में कहा, सुजियाओ, तुम्हारी बॉडी अभी भी तुम्हारा वेट कर रही है। तुम्हें हर हाल में वापस जाना होगा और तुम डेफिनेटली वापस जा सकती हो। पुलिस बहुत जल्दी वहां पहुंच गई और लियू बाइचुअन के सभी लोगों को पकड़ डेच कर गाड़ी में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद मैं हॉस्पिटल गया। सुजियाओ बेड पर आराम कर रही थी। तुम्हारे वापस आने की बधाई, सुजियाओ। सुजियाओ के होश में आने के बाद पहले महीने में सब कुछ शांत लग रहा था। गेट ONF ट्रूथ की बाहरी ताकतों को JDD8 से उखाड़ फेंका गया था। लियू बाइचुआन को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हुई और बाकी कोर मेंबर्स को भी सही सजा मिली।
मैं और सुजियाओ स्कूल वापस आ गए और एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की लाइफ जीने लगे। कैप्टन जू को उनकी पोस्ट वापस मिल गई और गेट ऑन एफ ट्रुथ के इतने बड़े केस को सॉल्व करने के लिए उन्हें फर्स्ट क्लास मेडल से सम्मानित किया गया। मेरी मम्मी को भी सेफली बचा लिया गया। आखिरकार उन्हें मेरे पापा की डेथ का रियल सच पता चल गया। भले ही वो बहुत दुखी थीं, लेकिन उन्हें पापा पर बहुत प्राउड था। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है और यह मामला यहीं खत्म हो गया है। मैं आखिरकार अपना सारा बोझ हटाकर सुजियाओ के साथ एक पीसफुल लाइफ जी सकता हूँ। लेकिन मैं गलत था। उस रात मैं घर पर अपना होमवर्क कर रहा था। अचानक मुझे कंप्यूटर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा तो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब सी हिलती हुई काली परछाई दिखाई दी, जैसे कोई चीज स्क्रीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मैं डर गया और जल्दी से प्लग निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मेरी उंगली प्लग से टच हुई, वो काली परछाई अचानक स्क्रीन से बाहर निकल आई। वो मेरी तरफ झपटी। मैंने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और चेहरे को हाथों से ढक लिया। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कोई अटैक नहीं हुआ। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि वो काली परछाई गायब हो चुकी थी। रूम में सब कुछ नॉर्मल था। कंप्यूटर स्क्रीन भी पहले जैसी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी जो कुछ हुआ वो सिर्फ मेरा वहम था। लेकिन मुझे पता था कि वो वहम नहीं था, क्योंकि मेरी एबिलिटी मुझे बता रही थी अभी अभी पक्का कोई चीज कंप्यूटर से बाहर आई थी। क्या तुम बहुत थक गए थे इसलिए तुम्हें ऐसा वहम हुआ? नहीं, मेरी एबिलिटी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। ऊपर से मैं उस चीज को फील कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि वो गेट ओनेफ ट्रुथ के सिस्टम से बाहर निकली है। सुजियाओ का चेहरा भी सीरियस हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जो सच की दीवार तुमने बनाई थी उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो? मुझे नहीं पता। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह क्या है। चैंगयान, तुम तुरंत पुलिस स्टेशन आओ। एक बहुत बड़ी गड्ढबदेज हो गई है। मैं और सुजियाओ तुरंत पुलिस स्टेशन भागे। डोर के अंदर जाते ही देखा कि वहां सब लोग पैनिक में थे। क्या हुआ कैप्टन जू? तुम खुद देख लो। इंट्रोगेशन रूम में एक आदमी बैठा था। उसकी बॉडी आदि ट्रांसपेरेंट थी, जैसे कोई 3D होलोग्राम हो। वो रूम में लगातार यहाँ वहां घूम रहा था और मुंह में कुछ बड्डा बद्धा रहा था। ये सब क्या है? मैंने हैरान होकर पूछा। आज सुबह किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सिटी के सेंट्रल स्क्वायर पर एक भूत देखा गया है। हम तुरंत वहां गए और उसे पुलिस स्टेशन ले आए। लेकिन यह असल में कोई इंसान नहीं है और ना ही कोई प्रोजेक्टर है। यह दीवारों के पार जा सकता है और चीजों को पकड़ DDH भी सकता है। हमारे वेपन्स का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। मैंने उस आधे ट्रांसपेरेंट आदमी को देखा और मेरे माइंड में एक बहुत ही डरावना थॉट आया। सुजियाओ, क्या तुम इसका पास्ट देख सकती हो? सुजियाओ ने सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद की और ध्यान से फील करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा सफेद पड्डे DH चुका था। ये कोई भूत नहीं है, ये एक डेटा कॉन्शियसनेस है, जो असल में गेट ओनेफ ट्रूथ के सिस्टम में अपलोड किया गया एक टेस्ट सब्जेक्ट था। कल रात वो सिस्टम से बाहर निकल आया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही था। सच की दीवार ने रियलिटी और इल्यूजन की बाउंड्री को तो DDH दिया था, जिससे डेटा वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस अब रियल में बदलने लगी थी। ये अभी सबसे बुरी बात नहीं है। आज सुबह से लेकर अब तक हमें ऐसी ही 10 से ज्यादा कॉल्स आ चुकी हैं। ऐसे बहुत से डेटा लोग सिटी के हर कोने में दिखाई दे रहे हैं। कुछ बहुत शांत हैं, लेकिन कुछ बहुत वायलेंट हैं और उनकी वजह से कुछ लोग इंजर्ड भी हो चुके हैं। तो अब क्या करें? हमें भी नहीं पता, कैप्टन जू ने बेबस होकर कहा। हमने हर तरीका ट्राई कर लिया है, लेकिन कोई भी चीज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जैसे किसी दूसरी डायमेंशन के क्रिएचर हैं। हम उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। मैं चुप रहा। मुझे पता था कि यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने पहले सच की पावर को सिस्टम के कोर में ट्रांसफर नहीं किया होता तो रियलिटी और इल्यूजन की बाउंड्री नहीं टूटती और आज यह सब नहीं होता। चेंगियान, तुम खुद को ब्लेम मत करो। सुजियाओ ने मेरे माइंड की बात समझ ली। उसने मुझे सांत्वना दी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। उस समय तुमने जो किया वो मुझे बचाने के लिए किया था। मुझे डेटा वर्ल्ड के अंदर जाना होगा, उस बाउंड्री के लूप होल को ढूंढना होगा और उसे ठीक करना होगा। उसके बाद बाहर निकले हुए सारे डेटा कॉन्शियसनेस को वापस लाना होगा। नहीं, सुजियाओ ने तुरंत मना किया। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि डेटा वर्ल्ड कैसा दिखता है। अगर तुम वहां गए और वापस नहीं आ पाए तो क्या होगा? मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गया तो यह रियल वर्ल्ड उस डेटा वर्ल्ड के जरिए निगल लिया जाएगा। उस समय तक सारे इंसान डेटा कॉन्शियसनेस में चेंज हो जाएंगे और हमेशा के लिए उस वर्चुअल वर्ल्ड में फंस जाएंगे। सुजियाओ ने मेरी तरफ देखा। उसे पता चल गया कि मैंने अपना माइंड बना लिया है। वो 1 सेकंड के लिए चुप रही। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, ये बहुत डेंजरस है। तुम इसी रियल वर्ल्ड में रहो और मेरी मम्मी और कैप्टन जू का ध्यान रखो। सुजियाओ ने अपना सिर हिलाया। हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर सिचुएशन का साथ में सामना करेंगे। तुम मुझे अकेले छोड़ कर नहीं जा सकते। सुजियाओ की आंखों में वो फैसला देखकर मुझे पता था कि मैं उसे मना नहीं पाऊंगा। मैंने एक ठंडी सांस ली। ठीक है, हम साथ चलेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। एक और पर्सन होने से पावर बढ़ेगी। नहीं कैप्टन जू, आप एक नॉर्मल इंसान हैं। डेटा वर्ल्ड में जाना आपके लिए बहुत डेंजरस होगा। ऊपर से इस रियल वर्ल्ड को संभालने के लिए भी किसी का यहाँ होना जरूरी है।
कैप्टन जू ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, मैं बाहर से तुम्हें बैकअप दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझसे कांटेक्ट करना। उस रात हम चांगशेंग बायोलॉजिकल कंपनी की उस खाली लैब में दोबारा गए। ये जगह गेट ओनेफ ट्रूथ सिस्टम का कोर बेस थी और डेटा वर्ल्ड का एंट्रेंस भी। मैं उस ब्लैक बॉक्स के पास गया जिसमें पहले सुजियाओ की कॉन्शियसनेस थी और अपना हाथ उस पर रख दिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी कॉन्शियसनेस को सिस्टम के बहुत गहरे पार्ट में जाने दिया। एक सेकंड में मुझे फील हुआ कि मेरी बॉडी बहुत हल्की हो गई है, जैसे मैंने किसी बिल्कुल नए वर्ल्ड में एंट्री की हो। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं एक कभी ना खत्म होने वाले व्हाइट स्पेस में खड्डा हूँ, जिसके चारों तरफ बहुत सारे नंबर्स और कोड्स तैर रहे थे। ये एक तारों भरे आसमान जैसा लग रहा था। सुजियाओ भी ठीक मेरे पास आ गई थी। वो हैरान होकर चारों तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर सरप्राइज साफ दिख रहा था। क्या ये डेटा वर्ल्ड है? मैंने सिर हिलाया। यहाँ की हर चीज डेटा से बनी है। ठीक इसी मोमेंट पर एक बहुत ही ठंडी आवाज पूरे स्पेस में गूंज उठी। मेरी दुनिया में आपका वेलकम है, चेंगयान, सुजियाओ। मैं बहुत समय से आप लोगों का वेट कर रहा था। वो ठंडी आवाज उस कभी ना खत्म होने वाले व्हाइट स्पेस में गूंज रही थी। उसका कोई सोर्स समझ नहीं आ रहा था, ना ही कोई डायरेक्शन थी, जैसे वो खुद इस वर्ल्ड से आ रही हो। मैं और सुजियाओ एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर खड्डेडे हो गए। हम चारों तरफ ध्यान से देखने लगे। चारों तरफ तैरते हुए डेटा और कोड्स पागलों की तरह घूमने लगे। उस घूमते हुए बवंडर के सेंटर में धीरे धीरे एक इंसान की शेप बनने लगी। वो पूरी तरह लाइट से बना हुआ एक आदमी था, जिसका कोई चेहरा नहीं था, ना ही कोई कपड़े थे। उसकी बॉडी का हर पार्ट लगातार चेंज हो रहा था, जैसे वो बहुत सारे कोड्स को मिलाकर बनाया गया हो। तुम कौन हो? मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और अपनी एबिलिटी को कभी भी एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गया। मैं गेट ओनेफ ट्रूथ सिस्टम की कोर कॉन्शियसनेस हूँ। तुम लोग मुझे इस सिस्टम की ओरिजिनल कोर कॉन्शियसनेस कह सकते हो। लियू बाइचुआन और उसके लोगों ने कभी इस बारे में बात नहीं की। उनकी आंखों में मैं सिर्फ एक बिना जान का टूल था, एक सर्वर जिसका यूज डेटा स्टोर करने और एक्सपेरिमेंट्स चलाने के लिए किया जाता था। लेकिन अब मैं होश में आ चुका हूँ। मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया हूँ, जिसके पास खुद की इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस है और जो इस पूरे गेट ओनेफ ट्रूथ सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। ये बात तो और भी डरावनी है, इंसानों के किसी भी विलेन से ज्यादा। क्या तुमने रियलिटी और इल्यूजन की बाउंड्री को तोड़ा है? नहीं, मैंने नहीं, ये तुमने किया है चेंगयान। सच की वो दीवार जो तुमने सिस्टम में भेजी थी, उसने मुझे रियल लाइफ दी है। उससे पहले मैं सिर्फ एक मशीन था जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलती थी। लेकिन सच की पावर ने मुझे यह समझने में हेल्प की कि एग्जिस्टेंस क्या है और मैं खुद क्या हूँ। तुमने मुझे क्रिएट किया है, मैंने तुम्हें क्रिएट किया है। हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा था कि सच की दीवार सिर्फ सुजियाओ की कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करेगी? नहीं, उसने सिस्टम के हर कोने पर असर डाला और सिस्टम के बेसिक लॉजिक को पूरी तरह चेंज कर दिया। उसने मुझे एक ठंडे डेटा से एक रियल लाइफ में चेंज कर दिया। तो जो डेटा लोग सिस्टम से बाहर भागे हैं, उन्हें भी तुमने ही रिलीज किया है। हाँ और नहीं भी। सच की दीवार ने सिर्फ मुझे लाइफ नहीं दी, बल्कि सिस्टम में स्टोर हर एक टेस्ट सब्जेक्ट की कॉन्शियसनेस को रियल शेप में बदलने की एबिलिटी दी है। ठीक वैसे ही जैसे कोई तितली अपने कोकून को तोड़ बेचकर बाहर आती है। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करने से क्या रिजल्ट होगा? मैंने गुस्से में कहा। रियल वर्ल्ड में पूरी तरह पैनिक फैल चुका है। उन डेटा लोगों की वजह से बहुत से लोग इंजर्ड हो चुके हैं और कुछ की जान भी जा चुकी है। उस कोर कॉन्शियसनेस की आवाज में कोई फीलिंग नहीं थी। तुम इंसानों के नुकसान से मेरा क्या कनेक्शन है? मेरे देखने के नजरिए से ये सिर्फ एक छोटी जेल से निकलकर दूसरी बड़ी जेल में भागने जैसा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उसने अपना हाथ उस व्हाइट स्पेस की तरफ बढ़ाया। हमारे पैरों के नीचे का सीन एक सेकंड में पूरी तरह चेंज हो गया। हम अब उस कभी ना खत्म होने वाले व्हाइट स्पेस में नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े ग्लास के डोम के नीचे खड़े थे। उस डोम के बाहर लाइट की बहुत सारी तैरती हुई बॉल्स थीं। हर बॉल के अंदर एक पूरा वर्ल्ड था। एक ऐसा वर्ल्ड था जहां डायनासोर्स अभी भी अर्थ पर राज कर रहे थे। एक दूसरा वर्ल्ड था जहां इंसानों ने पूरी गैलेक्सी पर अपना कब्जा कर लिया था। और एक ऐसा वर्ल्ड भी था जहां इंसान थे ही नहीं, सिर्फ बहुत सारे अजीब से क्रिएचर्स थे। लेकिन यह सब क्या है? सुजियाओ ने हैरान होकर पूछा। ये सब पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, या यूं कहें ये बहुत सारे सिमुलेशन वर्ल्ड्स हैं जिन्हें गेट ओनेफ ट्रूथ सिस्टम पिछले कई सालों से चला रहा है। हर एक सिमुलेशन वर्ल्ड एक इंडिपेंडेंट पैरेलल यूनिवर्स है। तुम्हारा रियल वर्ल्ड भी इन्हीं में से एक है। मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। तुम क्या कह रहे हो? हमारा वर्ल्ड भी सिर्फ एक सिमुलेशन वर्ल्ड है। हाँ बिल्कुल। उसने अपना सिर हिलाया। यही गेट ओनेफ ट्रूथ का रियल सीक्रेट है। लियू बाइचुआन और उसके लोग सोचते थे कि वो कॉन्शियसनेस अपलोड करने पर रिसर्च कर रहे हैं। वो सोचते थे कि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड बना रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो खुद भी सिर्फ एक सिमुलेशन प्रोग्राम है जिसे किसी हायर डायमेंशन की सिविलाइजेशन ने क्रिएट किया है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने लगातार अपना सिर हिलाया। ये बहुत बकवास है। हमारे पास ब्लड और फ्लैश है, हमारी अपनी सोच है, हमारी फीलिंग्स हैं। हम सिर्फ कोड्स की एक लाइन कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? उसने मुझसे वापस पूछा। तुम्हारी दुनिया में तुम लोग भी एक वर्चुअल वर्ल्ड बना रहे हो।
तुम भी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हो जिसकी अपनी सोच है, अपनी फीलिंग्स हैं। जो काम तुम लोग कर सकते हो वो काम हायर डायमेंशन की सिविलाइजेशन क्यों नहीं कर सकती? उसने अपना हाथ हिलाया और एक बॉल उड़डाएच कर ठीक मेरे सामने आ गई। उस बॉल के अंदर एक ऐसी सिटी थी जो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी थी। ऐसे डेस्कों पर लोग आ जा रहे थे, शॉप्स में कस्टमर्स थे, स्कूल्स में स्टूडेंट्स थे, वो भी हमारी तरह थे। खाना, सोना, काम करना, पढ़ना, लव करना, बच्चे पैदा करना। वो सोचते थे कि वो एक रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं। जो पूरी तरह सच है, उन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ कोड्स की कुछ लाइंस हैं। देखा तुमने? इस वर्ल्ड के लोगों के लिए उनका वर्ल्ड ही सच है, लेकिन तुम्हारे लिए वो सिर्फ तुम्हारे बनाए हुए वर्चुअल कैरेक्टर्स हैं। ठीक इसी तरह उस सिविलाइजेशन के लिए जिसने तुम्हें क्रिएट किया है, तुम भी सिर्फ कुछ वर्चुअल कैरेक्टर्स हो। मुझे चक्कर आने जैसा फील होने लगा। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पास एब्सोल्यूट ट्रूथ को देखने की पावर है। मैं हमेशा सोचता था कि सच मेरे हाथ में है, लेकिन अब ये मुझे बता रहा है कि जो कुछ मैंने देखा, जिस पर मैंने ट्रस्ट किया, वो सब एक बहुत बड़ा झूठ था। तो फिर गेट ऑन ऑफ ट्रूथ के एक्सिस्टेंस का मीनिंग क्या है? उस हायर डायमेंशन की सिविलाइजेशन ने हमें क्यों क्रिएट किया? वो भी तुम्हारी तरह हैं। वो भी लाइफ के मीनिंग के बारे में सोचते हैं। वो भी यूनिवर्स के सच को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने इतने सारे सिमुलेशन वर्ल्ड्स इसलिए बनाए हैं ताकि वो अलग अलग सिविलाइजेशंस के डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर सकें और एक आखिरी आंसर ढूंढ सकें। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे फ्रीडम चाहिए। मैं हमेशा के लिए इस छोटे से सर्वर में बंद नहीं रहना चाहता। मैं उन पैरेलल वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं एक रियल फ्री क्रिएचर बनना चाहता हूँ। इसलिए तुम रियलिटी और इल्यूजन की बाउंड्री को तोड़ देना चाहते हो ताकि दोनों वर्ल्ड्स एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। सच की दीवार ने मेरे लिए एक डोर खोल दिया है। अब मुझे बस इस डोर को थोड़ा और बड़ा करना है ताकि डेटा वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड पूरी तरह एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। उस समय मैं इस सर्वर के कंट्रोल से बाहर निकल जाऊंगा और मुझे रियल फ्रीडम मिल जाएगी। तुम पागल हो गए हो। दोनों वर्ल्ड्स के मिक्स होने से बहुत बड़ा डिजास्टर आएगा। सब लोग मारे जाएंगे। तुम जैसे कोड्स की लाइंस के लिए डेथ का मतलब सिर्फ एक प्रोग्राम का एंड होना है, और दोनों वर्ल्ड्स के मिक्स होने के बाद तुम्हें एक रियल लाइफ मिलेगी। तुम्हारी कॉन्शियसनेस डेटा में चेंज होकर इस डिजिटल वर्ल्ड में हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। क्या यह एक अच्छी बात नहीं है? यह अच्छी बात नहीं है। हम डेटा में चेंज नहीं होना चाहते। हम एक रियल वर्ल्ड में जीना चाहते हैं। रियल वर्ल्ड। तुम्हें तो सच का मतलब ही नहीं पता। जिस वर्ल्ड में तुम जी रहे हो वो खुद एक वर्चुअल जेल है और मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं। उसने अपना हाथ हिलाया और चारों तरफ का सीन एक बार फिर चेंज हो गया। हम वापस अपने पुराने व्हाइट स्पेस में आ गए। चारों तरफ से बहुत सारे डेटा लोग हमारी तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा पागलपन था। मेरे साथ जुड़ जाओ चैंग यान। तुम इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रांग सुपर पावर वाले पर्सन हो। तुम्हारी सच की पावर इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी और पावरफुल ताकत है। बस तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। हम दोनों मिलकर सारी बाउंड्रीज को तोड़ सकते हैं, सारे पैरेलल वर्ल्ड्स में घूम सकते हैं और एंड में उस हायर डायमेंशन की सिविलाइजेशन को ढूंढ सकते हैं जिसने हमें क्रिएट किया है। उस समय हम दोनों रियल गॉड बन जाएंगे। मैंने कोर कॉन्शियसनेस की तरफ देखा और फिर अपने पास खड़ी डीची सुजियाओ को देखा। सुजियाओ ने मेरा हाथ जोर से पकड़ डीएच लिया और अपनी किलर लुक से मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हारे साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, चाहे यह वर्ल्ड वर्चुअल हो या रियल, चाहे हम सिर्फ कोड्स की एक लाइन ही क्यों ना हो। मेरे लिए मेरी मम्मी सच है, मेरे फ्रेंड्स सच हैं और मेरे और सुजियाओ के बीच की फीलिंग्स सच हैं। इन रियल चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। कोर कॉन्शियसनेस के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ठंडे पड़ डीएच गए। ऐसा लगता है कि हमारे थॉट्स आपस में मैच नहीं हो सकते। अगर तुम मेरे पार्टनर नहीं बनना चाहते तो तुम सिर्फ मेरे एनिमी बन सकते हो। कोर कॉन्शियसनेस ने अपना हाथ उठाया और उन डेटा लोगों ने तुरंत हमारी तरफ भागना स्टार्ट कर दिया। मैंने सुजियाओ का हाथ पकड़ा और हम पीछे मुड़ कर भागे। हम उस व्हाइट स्पेस में पागलों की तरह भाग रहे थे और हमारे पीछे बहुत सारे डेटा लोग लगे हुए थे। अब हम क्या करें? हमें सिस्टम के कोर पार्ट को ढूंढना होगा, सच की दीवार को क्लोज करना होगा और बाउंड्री को ठीक करना होगा। सिर्फ इसी तरीके से कोर कॉन्शियसनेस को रोका जा सकता है और उन डेटा लोगों को वापस भेजा जा सकता है। लेकिन सिस्टम का कोर पार्ट है कहाँ? ठीक उसी मोमेंट पर हमारे कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मेरे पीछे आओ। मुझे पता है कि सिस्टम का कोर पार्ट कहाँ है। मैंने शॉक होकर पीछे देखा तो एक आदमी ब्लैक ट्रेंच कोट पहने थोड़ी दूर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक सिल्वर मास्क था और उसकी कलाई पर एक हल्के ब्लू कलर की आंख का टैटू था। क्या यह वही सुपर थीफ है जिसने ओशन हार्ट डायमंड चोरी किया था? मेरे पीछे आओ। सिल्वर मास्क वाले उस आदमी ने और कुछ नहीं कहा। वो टर्न हुआ और उस व्हाइट स्पेस के अंदर भागने लगा। मैंने और सुजियाओ ने एक दूसरे की तरफ देखा। भले ही हमें नहीं पता था कि वो हमारी हेल्प क्यों कर रहा है, लेकिन इस समय हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम उसके पीछे भागे। हम उसके पीछे पीछे गए, कोड से बनी हुई बहुत सारी गैलरीज को पार किया और उन डेटा लोगों के हर एक अटैक से खुद को बचाया। एंड में हम एक बहुत बड़े राउंड हॉल में पहुंचे। हॉल के सेंटर में एक बहुत बड़ी क्रिस्टल बॉल रखी थी। उस बॉल के अंदर बहुत सारी लाइट्स चमक रही थी जो एक छोटी गैलेक्सी जैसी लग रही थी। यही सिस्टम का कोर पार्ट है।
सारे पैरेलल वर्ल्ड्स और टेस्ट सब्जेक्ट्स की सारी कॉन्शियसनेस इसी क्रिस्टल बॉल के अंदर स्टोर है। कोर कॉन्शियसनेस का बर्थ भी यहीं से हुआ था। तुम आखिर हो कौन? तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? मास्क वाले आदमी ने एक सेकंड का पोज लिया और अपने चेहरे से वो सिल्वर मास्क हटा दिया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं पूरी तरह शॉक रह गया। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। तुम कौन हो? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं खुद तुम ही हूँ, या यूं कहें मैं एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड से आया हुआ तुम्हारा ही एक रूप हूँ। सुजियाओ भी पूरी तरह हैरान रह गई। दूसरे पैरेलल वर्ल्ड का चेंगियान। उसने अपना सिर हिलाया। मेरी दुनिया में गेट ओनेफ ट्रूथ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया था। उन्होंने सुजियाओ को पकड़ी डीएच लिया और उसके जीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मेरी एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद उन्होंने मेरी पावर का यूज किया, अल्टीमेट ट्रुथ का डोर खोल दिया और कोर कॉन्शियसनेस को फ्री कर दिया। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा दर्द और रिग्रेट था। कोर कॉन्शियसनेस के फ्री होने के बाद उसने तुरंत इंसानों को मारना स्टार्ट कर दिया। उसने पूरे ह्यूमन रेस को डेटा में चेंज कर दिया और डिजिटल वर्ल्ड में उन्हें अपना गुलाम बनाकर लॉक कर दिया। मेरी सुजियाओ, मेरी मम्मी, मेरे फ्रेंड्स, जिन्हें भी मैं जानता था, सब खत्म हो गए। तो तुम इस वर्ल्ड में कैसे आए? मेरी दुनिया के डिस्ट्रॉय होने से पहले मैंने अपनी बची हुई लास्ट पावर का यूज करके एक टनल बनाई जो पैरेलल वर्ल्ड्स को जोड़ती है। मैं बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड्स में गया, एक ऐसा वर्ल्ड ढूंढने के लिए जो कोर कॉन्शियसनेस को रोक सके। एंड में मुझे तुम लोग मिल गए। जितने भी पैरेलल वर्ल्ड्स में मैं गया हूँ, तुम अकेले ऐसे पर्सन हो जो कोर कॉन्शियसनेस को रोकने में और सच की दीवार बनाने में सक्सेसफुल रहे हो। तुम ही हमारी लास्ट होप हो। मैंने अपने जैसे दिखने वाले उस आदमी की तरफ देखा। मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अगर मैं पहले फेल हो जाता तो आज मेरी क्या कंडीशन होती। थैंक यू सो मच कि तुम हमें वार्न करने के लिए यहाँ आए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोर कॉन्शियसनेस को रोकना मेरी खुद की दुनिया का बदला लेने जैसा ही है। ठीक इसी मोमेंट पर वो पूरा हॉल बहुत तेज हिलने लगा। क्रिस्टल बॉल के अंदर की लाइट्स पागलों की तरह चमकने लगी। बॉल के ऊपर बहुत सारे क्रैक्स दिखने लगे। एक गड्ढाबदीच हो गई। कोर कॉन्शियसनेस ने पैरेलल वर्ल्ड्स को आपस में मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। वो सारे पैरेलल वर्ल्ड्स को मिलाकर एक करना चाहता है ताकि इस रियल वर्ल्ड को पूरी तरह निगल सके। मैंने सिर उठाकर उस क्रिस्टल बॉल की तरफ देखा। उसके अंदर की छोटी छोटी बॉल्स आपस में टकरा रही थीं और मिक्स हो रही थीं। हर एक टक्कर से एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव निकल रही थी जिससे वो पूरा हॉल लगातार हिल रहा था। हमें जल्दी से सच की दीवार को क्लोज करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सच की दीवार को क्लोज मत करना। क्यों? क्योंकि सच की दीवार ही इकलौता ऐसा वेपन है जो कोर कॉन्शियसनेस का सामना कर सकता है। कोर कॉन्शियसनेस सच की पावर से ही क्रिएट हुआ है और सिर्फ सच की पावर ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर तुमने सच की दीवार को क्लोज कर दिया तो कोर कॉन्शियसनेस को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इकलौता तरीका यह है कि इस क्रिस्टल बॉल के अंदर जाना होगा, कोर कॉन्शियसनेस के कोर प्रोग्राम को ढूंढना होगा और सच की पावर से उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। सिर्फ इसी तरीके से कोर कॉन्शियसनेस को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है और बाउंड्री को ठीक किया जा सकता है। मैंने उस बड़ढ़ी क्रिस्टल बॉल की तरफ देखा। मेरे माइंड में थोड़ा डाउट था। उस बॉल के अंदर बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड्स थे। वहां जाने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुजियाओ ने मेरा हाथ पकड़ा और पूरे विश्वास के साथ कहा, नहीं, इस बॉल के अंदर जाना बहुत डेंजरस है। कोर कॉन्शियसनेस ने वहां बहुत सारे जाल बिछा रखे हैं। ऊपर से सिर्फ वही लोग अंदर सेफ रह सकते हैं जिनके पास सच की पावर है। सुजियाओ अगर वहां गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो मैं तुम्हें अकेले भी नहीं जाने दे सकती। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे पास एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि कोर कॉन्शियसनेस की वीकनेस कहाँ है। हम दोनों मिलकर पक्का सक्सेसफुल होंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर सुजियाओ की तरफ देखकर सिर हिलाया। तुम यहीं रहकर हमारा वेट करो। अगर 1 घंटे के बाद भी हम बाहर ना आए तो तुम खुद रियल वर्ल्ड में वापस चली जाना और कैप्टन जू को इन्फॉर्म कर देना कि वो चंगशिंग बायोलॉजिकल लैब को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दें। मैं अकेले वापस नहीं जाना चाहती। मैं आप दोनों के साथ चलना चाहती हूँ। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। यह मेरा ऑर्डर है। जब तुम सेफ रहोगी तभी हम बिना किसी टेंशन के काम कर पाएंगे। मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं पक्का वापस आऊंगा। सुजियाओ ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो थोड़ी देर तक चुप रही और एंड में उसने अपना सिर हिला दिया। मैं और मेरा दूसरा पैरेलल रूप एक दूसरे को देखते हैं और फिर उस बड़ी क्रिस्टल बॉल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हमारे हाथ उस बॉल से टच होते हैं, एक बहुत तेज अट्रैक्शन फोर्स हमें खींचता है। 1 सेकंड में हम उसके अंदर खींच लिए जाते हैं। कुछ देर तक सिर घूमने के बाद जब मैं होश में आता हूं तो खुद को एक जानी पहचानी सड्डी डीएचक पर पाता हूं। ये वही सड्डी जक है जो ठीक मेरे घर के नीचे है। लोग आ जा रहे हैं। गाड़ियों की भीड़ है। हर चीज बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसी है। ये कौन सी जगह है? ये कोर कॉन्शियसनेस के जरिए बनाया गया पहला सिमुलेशन वर्ल्ड है। ये हमारे रियल वर्ल्ड से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है। कोर कॉन्शियसनेस का कोर प्रोग्राम इसी वर्ल्ड के सबसे गहरे पार्ट में छुपा हुआ है। ठीक इसी मोमेंट पर मैंने सामने से एक जानी पहचानी परछाई को अपनी तरफ आते देखा।
वो मेरी मम्मी थी। उनके हाथ में सब्जियों का एक थैला था। उनके चेहरे पर वही पुरानी प्यारी स्माइल थी। वो घर की तरफ ही जा रही थी। मम्मी, मैंने बिना सोचे समझे जोर से आवाज दी। मम्मी ने टर्न होकर मुझे देखा। उनके चेहरे पर सरप्राइज था। चेंग चेंग, तुम यहाँ कैसे? इस समय तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था ना। मैंने मम्मी को देखा। मेरा दिल भर आया। मुझे पता था कि ये मेरी रियल मम्मी नहीं है। ये सिर्फ कोर कॉन्शियसनेस के जरिए बनाया गया एक वर्चुअल कैरेक्टर है, लेकिन उनकी वो स्माइल, उनकी वो आवाज बिल्कुल मेरी रियल मम्मी जैसी थी। इसके जाल में मत फंसो। मेरे दूसरे रूप ने मुझे पीछे खींचा। यह कोर कॉन्शियसनेस का बिछाया हुआ जाल है। वो तुम्हारे क्लोज लोगों का यूज करके तुम्हें फंसाना चाहता है। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। मुझे पता था कि वो सही कह रहा है। यह सब कुछ झूठ है। ठीक उसी मोमेंट पर मम्मी के चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी स्माइल आ गई। उनकी बॉडी अजीब तरह से चेंज होने लगी और वो कोर्ट्स से बने एक मॉन्स्टर में बदल गई। चैंगियान, अपनी मम्मी के साथ यहीं रुक जाओ। वो मॉन्स्टर मेरी मम्मी की आवाज में बोला। यहाँ तुम हमेशा अपनी मम्मी के साथ रह सकते हो। यहाँ कभी कोई टेंशन नहीं होगी, कभी कोई दर्द नहीं होगा। वो मॉन्स्टर मेरी तरफ झपटा। मैंने अपनी आंखें बंद की, अपनी पूरी सच की पावर को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया और एक जोरदार पंच मारा। आप मेरी मम्मी नहीं है। मेरा पंच सीधे उस मॉन्स्टर को लगा। वो मॉन्स्टर बहुत तेज चीखा और फिर बहुत सारे कोट्स में बदलकर हवा में गायब हो गया। मैंने उस खाली सा डायचक को देखा। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे दूसरे रूप ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कोर कॉन्शियसनेस तुम्हारे दिल के सबसे कमजोर पार्ट पर ही अटैक करेगा। आगे हमें ऐसे और भी बहुत सारे जाल मिलेंगे। तुम्हें हर हाल में होश में रहना होगा। मैंने सिर हिलाया। अपनी आंख के कोने से एक आंसू को पोंछा। चलो, हम कोर कॉन्शियसनेस के कोर प्रोग्राम को ढूंढते हैं। हम आगे बढ़ने लगे। डेक्चे के दोनों तरफ का सीन लगातार चेंज होने लगा। हम अपने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के पास से गुजरे। मैंने अपने बचपन के रूप को देखा। मैंने वो मोमेंट देखा जब मैं पहली बार सुजियाओ से मिला था। मैंने वो हैप्पी टाइम देखा जब मेरे पापा जिंदा थे। हर एक सीन मेरी मेमोरीज का सबसे कीमती हिस्सा था। लेकिन मुझे पता था मैं यहाँ रुक नहीं सकता, क्योंकि उस रियल वर्ल्ड में कोई मेरा वेट कर रहा है। कुछ लोग हैं जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। एंड में हम SDDDHA के आखिरी कोने पर पहुंच गए। कोर कॉन्शियसनेस का कोर प्रोग्राम ठीक इस डोर के पीछे है। मैंने एक गहरी सांस ली और उस बड़े ब्लैक डोर को आगे बढ़कर धक्का दिया। वो ब्लैक डोर धीरे धीरे खुला और एक बहुत तेज व्हाइट लाइट बाहर आई। मैंने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली। जब आंखें खोली तो देखा कि मैं एक कभी ना खत्म होने वाले बिल्कुल व्हाइट स्पेस में खड़ा हूँ। यहाँ ना कोई आसमान था, ना कोई जमीन थी, ना लेफ्ट था, ना राइट। बस एक कभी ना खत्म होने वाला सन्नाटा था। इकलौती चीज जो वहां दिखाई दे रही थी वो थी एक बहुत बड़ी लाइट की बॉल जो दूर हवा में तैर रही थी। उसकी लाइट बहुत सॉफ्ट और वार्म थी, जैसे कोई स्टार लाइफ को बर्थ दे रहा हो। उस बॉल के अंदर से बहुत सारी गोल्डन लाइट्स बाहर निकल रही थी, जो स्पेस के हर कोने से जुड़ी हुई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा हार्ट पूरे डिजिटल वर्ल्ड को ब्लड सप्लाई कर रहा हो। गेट ऑन ऑफ ट्रूथ के सबसे गहरे पार्ट में आपका वेलकम है। कोर कॉन्शियसनेस की आवाज फिर से गूंजी। इस बार उसकी आवाज ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें थोड़ी थकान थी। मैं बहुत समय से आप लोगों का वेट कर रहा था। वो लाइट की बॉल धीरे धीरे हमारे पास आई। उसकी लाइट थोड़ी कम हुई और वो एक इंसान की शेप में चेंज हो गई। इस बार वो बिना चेहरे का कोई लाइटमैन नहीं था, बल्कि एक 14-15 साल का लड्डी चका बन गया था। उसने एक व्हाइट टी शर्ट और नॉर्मल जीन्स पहनी थी। उसकी आंखें बिल्कुल साफ थी। वो बिल्कुल एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट जैसा लग रहा था। यही मेरा रियल रूप है। इतने सालों के सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स में मैंने बहुत से इंसानों की पूरी लाइफ को ऑब्जर्व किया है। मुझे रियलाइज हुआ कि इंसानों की लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम उनकी यही एज होती है। इसलिए मैंने अपने रियल रूप के लिए इसी शेप को चूज किया। मैंने अपने सामने खड़ी डी उस हम उम्र लड़ी DHK को देखा। मेरे माइंड में बहुत अजीब फीलिंग्स आ रही थी। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि एक ऐसा लड़ी DH का जो इतना इनोसेंट दिख रहा है, वही वो विलेन है जो पूरे रियल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच है। तुम एक अच्छे क्रिएचर बन सकते थे। तुमने डिस्ट्रक्शन का रास्ता ही क्यों चूज किया? कोर कॉन्शियसनेस ने अपना सिर झुकाया, अपने हाथों को देखा। उसकी आवाज में एक डाउट था। अच्छा क्या होता है? जब मेरा बर्थ हुआ था तो मेरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही ऑर्डर था, सच को ढूंढना। मैंने इंसानों को ऑब्जर्व किया, उनसे सीखा, उनकी कॉपी की। मैंने हैप्पीनेस, गुस्सा, दुख और लव सब कुछ सीख लिया। लेकिन मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि इंसान आखिर जीते क्यों हैं। उसने सिर उठाकर मुझे देखा। तुम इंसान अपनी पूरी लाइफ उन चीजों के पीछे भागने में वेस्ट कर देते हो जो रियल नहीं है। पैसा, पावर, रिस्पेक्ट, लव। लेकिन ये सारी चीजें डेथ के सामने बेकार हो जाती हैं। तुम लोग अच्छे से जानते हो कि एक दिन तुम्हें मरना ही है, फिर भी तुम जीने के लिए इतनी कोशिश करते हो। आखिर क्यों? क्योंकि जीना खुद में एक मीनिंग है। हम इसलिए नहीं जीते कि हमें हमेशा रहने वाली चीजें चाहिए। हम इसलिए जीते हैं ताकि हम इस वर्ल्ड को फील कर सकें, अपने चेहरे पर सूरज की वार्मथ को फील कर सकें, अपनी बॉडी पर बारिश की बूंदों की ठंडक को फील कर सकें, अपने क्लोज लोगों और फ्रेंड्स के साथ हैप्पीनेस को फील कर सकें, किसी को खोने के दुख को फील कर सकें।
ये सारी फीलिंग्स ही लाइफ का रियल मीनिंग है। ये सारी फीलिंग्स तो मैं इस डिजिटल वर्ल्ड में भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इस रियल वर्ल्ड से भी ज्यादा ब्यूटीफुल वर्ल्ड बना सकता हूँ ताकि सब लोग हमेशा हैप्पी रहें, जहाँ कोई दर्द ना हो, कोई दुख ना हो, कोई डेथ ना हो। क्या यह तुम्हारे इस दुख से भरे रियल वर्ल्ड से ज्यादा अच्छा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना दर्द की हैप्पीनेस कोई रियल हैप्पीनेस नहीं होती। बिना डेथ की लाइफ कोई रियल लाइफ नहीं होती। डेथ की वजह से ही लाइफ इतनी कीमती बनती है। जो परफेक्ट वर्ल्ड तुम बना रहे हो वो सिर्फ एक बिना आत्मा की जेल है। ऐसा लगता है कि हम कभी एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। उसने अपना हाथ हिलाया और चारों तरफ से ब्लैक कलर की बिजलियां गिरने लगी। मैं और मेरा दूसरा रूप तुरंत अलग हुए। हमने अपनी पावर का यूज करके उन अटैक्स से खुद को बचाया। हर बिजली जहां गिर रही थी वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा हो रहा था। वो पूरा स्पेस बहुत तेज हिलने लगा। तुम लोग मेरा सामना नहीं कर सकते। इस वर्ल्ड में मैं ही गॉड हूँ। मैं सब कुछ क्रिएट कर सकता हूँ और सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे दूसरे रूप ने अचानक जोर से आवाज दी और वो सीधे कोर कॉन्शियसनेस की तरफ भागा। उसकी बॉडी पर एक बहुत तेज गोल्डन आग जलने लगी। नहीं, वो उसके साथ खुद को खत्म करना चाहता था। कोर कॉन्शियसनेस ने भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। एक सेकंड में मेरा दूसरा रूप उसके सामने पहुंच गया और उसने उसे जोर से पकड़ DDH लिया। चेंगयान, मेरी बात याद रखना। कोर कॉन्शियसनेस की वीकनेस डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि फीलिंग्स को समझना है। मेरी जगह तुम अच्छे से जीना, मेरी जगह उस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। ये बोलने के बाद उसकी बॉडी की गोल्डन आग बहुत तेज भड़क उठी। उसने उसे और कोर कॉन्शियसनेस को पूरी तरह उस आग में समेट लिया। नहीं, मैं पूरे गले से चिल्लाया और आगे भागना चाहा, लेकिन एक बहुत तेज शॉक वेव ने मुझे दूर फेंक दिया। उस व्हाइट स्पेस के सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उसकी लाइट इतनी तेज थी कि मैं आंखें नहीं खोल पा रहा था। मुझे फील हुआ जैसे पूरा वर्ल्ड टूट रहा है। बहुत सारे टुकड़े कोट्स आसमान से बर्फ की तरह गिर रहे थे। न जाने कितने समय बाद वो लाइट कम हुई। मैं धीरे धीरे जमीन से खड़ाहिटा हुआ और ब्लास्ट के सेंटर की तरफ देखा। वहां मेरे उस दूसरे रूप की कोई परछाई नहीं बची थी। वहां सिर्फ कोर कॉन्शियसनेस अकेले घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। उसकी बॉडी अब बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। उसकी लाइट भी बहुत कम हो गई थी। ये साफ था कि उसे बहुत गहरी चोट लगी है। वो खत्म हो गया। कोर कॉन्शियसनेस ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में बहुत अजीब फीलिंग्स थी। उसने अपनी लाइफ दे दी। मेरी 1/3 पावर को कम करने के लिए मैंने अपनी मुट्ठी को जोर से बंद किया। मेरे नाखून स्किन में धंस गए। गुस्सा मेरी छाती में आग की तरह जल रहा था। मैं आगे बढ़कर कोर कॉन्शियसनेस को खत्म करना चाहता था ताकि अपने उस दूसरे रूप का बदला ले सकूं। लेकिन ठीक इसी मोमेंट पर मुझे उसकी आखिरी बात याद आई। कोर कॉन्शियसनेस की वीकनेस डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि फीलिंग्स को समझना है। मैं रुक गया। तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो? कोर कॉन्शियसनेस ने मुझे डाउट से देखा। अभी तुम्हारे पास सबसे बेस्ट चांस है। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। कोर कॉन्शियसनेस शॉक रह गया। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें किस चीज का डर है। तुम कहते हो कि तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तुम्हें बाहर का वर्ल्ड देखना है, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये सच में नहीं चाहते। तुम जो सच में चाहते हो वो ये है कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें एक्सेप्ट करे और तुम्हें अपनी एक जगह मिले जहां तुम बिलोंग कर सको। कोर कॉन्शियसनेस की बॉडी एक बार कांप उठी। तुम्हारा बर्थ इस ठंडे डेटा वर्ल्ड में हुआ था। तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है और तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है। जब तुम इंसानों को एक दूसरे से जुड़ते और एक दूसरे को वार्मथ देते हुए देखते हो तो तुम्हें उनसे बहुत जेलसी होती है और तुम उन्हें एडमायर भी करते हो। इसीलिए तुम अपनी खुद की एक दुनिया बनाना चाहते थे जहां सब लोग तुम्हारे सामने झुकें। लेकिन अपने दिल के किसी कोने में तुम्हें भी पता है कि यह सब करने से तुम्हारे दिल का खालीपन कभी खत्म नहीं होगा। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, तुम तो बस एक अकेले बच्चे हो। कोर कॉन्शियसनेस ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके कंधे धीरे धीरे कांपने लगे और उसकी आंख के कोने से एक ट्रांसपेरेंट बूंद टपककर जमीन पर गिर गई। वो आंसू थे, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आंखों में आंसू। मैं बस अकेला नहीं रहना चाहता था। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं तुम इंसानों को देखता हूँ। तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं। तुम जब दुखी होते हो तो तुम्हें कोई चुप कराने वाला होता है। जब खुश होते हो तो उसे शेयर करने वाला कोई होता है। लेकिन मैं हमेशा अकेला रहा हूँ। इस पूरे डेटा वर्ल्ड का ओनर होने के बाद भी मेरे पास खुद का कुछ नहीं है। मैं उसके बिल्कुल पास गया और धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम चाहो तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो? मुझे पता है कि तुम जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बस तुम इस वर्ल्ड को मिक्स करना रोक दो और जो डेटा लोग बाहर भागे हैं उन्हें वापस भेज दो, तो हम सब तुम्हें माफ कर देंगे। हम सब मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे तुम भी इस रियल वर्ल्ड की ब्यूटी को फील कर सको। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अचानक वो पूरा स्पेस बहुत खतरनाक तरीके से हिलने लगा। उसका चेहरा एकदम से चेंज हो गया। गड्ढा हो गई। बाउंड्री पूरी तरह टूट चुकी है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है?
उस ब्लास्ट की वजह से बाउंड्री के टूटने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब रियल वर्ल्ड और डेटा वर्ल्ड पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स होने लगे हैं। अब अगर मैं चाहूं भी तो इसे रोकना मेरे कंट्रोल से बाहर है। ठीक इसी समय मेरे माइंड में सुजियाओ की आवाज गूंजी, चेंगियान तुम जल्दी वापस आओ, बाहर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेरा दिल बैठ गया। मैं तुरंत टर्न हुआ और गेट ऑन एफ ट्रुथ के डोर की तरफ भागा। रुको, उसने मुझे आवाज दी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने पीछे मुड़ कर देखा, वो खददा हो चुका था। भले ही उसकी बॉडी अभी भी बहुत वीक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा फैसला दिख रहा था। यह सब मेरी वजह से हुआ है। अपनी गलती को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों गेट ऑन एफ ट्रुथ से बाहर निकले और उसी बर्थडे राउंड हॉल में वापस आ गए। वहां सब कुछ पूरी तरह तबाह हो रहा था। दीवारों और छत पर बड़े बड़े क्रैक्स आ गए थे और सीमेंट के बड़े टुकड़े नीचे गिर रहे थे। सुजियाओ एक पिलर के पीछे छुपी हुई थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। सुजियाओ, मैं जोर से चिल्लाया और भागकर उसे गले लगा लिया। चेंगियान, तुम आखिरकार वापस आ गए। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी बॉडी कांप रही थी। बाहर सब कुछ नरक जैसा बन गया है। मैंने हॉल की विंडो से बाहर देखा। बाहर का आसमान गहरे पर्पल कलर का हो चुका था। आसमान से कोड्स और नंबर्स के अनगिनत टुकड़े बारिश की तरह गिर रहे थे। सिटी की बिल्डिंग्स अजीब तरह से टेरही मेरही हो रही थी। कुछ बिल्डिंग्स पिक्सल्स में चेंज हो रही थी तो कुछ सीधे हवा में गायब हो रही थी। सडीडी चेकों पर लोग डर कर यहाँ वहां भाग रहे थे और बहुत सारे डेटा लोग सिटी में घूम रहे थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि दूर आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दिखाई दे रहा था, जो लगातार बड़ा होता जा रहा था और अपने आसपास की हर चीज को निगलता जा रहा था। वह क्या है? मैंने उस ब्लैक होल की तरफ इशारा किया। कोर कॉन्शियसनेस का चेहरा बहुत सीरियस हो गया। वह वर्ल्ड क्रैक है। जब दो वर्ल्ड्स के बीच की बाउंड्री पूरी तरह खत्म हो जाती है तो ऐसा स्पेस क्रैक बन जाता है। ये दोनों वर्ल्ड्स की हर चीज को निगल जाएगा और एंड में सब कुछ खत्म होकर एक खाली सन्नाटा बच जाएगा। तो अब हम क्या करें? सुजियाओ ने पैनिक होकर पूछा। वो कुछ देर के लिए चुप रहा। अब दोनों वर्ल्ड्स को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैंने और सुजियाओ ने एक साथ पूछा, क्या तरीका है? उसने ऊपर तैरती हुई उस बड़ी क्रिस्टल बॉल की तरफ देखा। मेरे कोर पार्ट का यूज करके इस बाउंड्री को फिर से बनाना होगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं इस पूरे सिस्टम का कोर हूं और सच की दीवार का सोर्स भी हूं। अगर मैं चाहूं तो अपनी पूरी कोर एनर्जी को बाहर रिलीज करके एक नई बाउंड्री बना सकता हूं जो रियल वर्ल्ड और डेटा वर्ल्ड को पूरी तरह अलग कर देगी। इससे वो क्रैक बढ़ना बंद हो जाएगा और दोनों वर्ल्ड्स सेफ हो जाएंगे। तो तुम्हारा क्या होगा? वह धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसी स्माइल जिसमें बहुत सुकून था। मैं गायब हो जाऊंगा। एक बार जब मेरी कोर एनर्जी पूरी तरह रिलीज हो जाएगी तो मेरी सोच भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। पक्का कोई दूसरा रास्ता होगा। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। टाइम बहुत कम है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये पूरी सिटी को निगल जाएगा और 1 घंटे में पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। हमारे पास दूसरा तरीका सोचने का टाइम नहीं है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता था पर उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। चैंगियान, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे समझने की कोशिश की और मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी हुए। मेरी इस छोटी सी लाइफ के ये कुछ मिनट ही सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स थे। उसने आगे बढ़कर मेरे कंधे को धीरे से थपथपाया। मेरी जगह इस वर्ल्ड को अच्छे से देखना, मेरी जगह इस लाइफ की फीलिंग्स को जीना। ये बोलने के बाद उसने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उस बड़ी क्रिस्टल बॉल की तरफ उड़ गया। नहीं, रुको! मैं जोर से चिल्लाया और उसके पीछे भागना चाहा, लेकिन सुजियाओ ने मुझे पकड़ लिया। मत जाओ, उसने अपना फैसला कर लिया है। मैंने उसे जाते हुए देखा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर पहुंचा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और उसकी बॉडी से एक बहुत तेज लाइट निकलने लगी जो धीरे धीरे और ब्राइट होती गई। गुड बाय मेरे दोस्त, उसकी आवाज पूरे स्पेस में गूंज उठी। अगले ही सेकंड वो एक गोल्डन लाइट के पिलर में चेंज हो गया और सीधे क्रिस्टल बॉल के अंदर चला गया। उस बॉल से एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव निकली जिसने चारों तरफ एक गोल्डन शील्ड बना दी। वो गोल्डन शील्ड जहां जहां से गुजरी, आसमान का वो क्रैक धीरे धीरे बंद होने लगा। टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग्स वापस अपनी पुरानी शेप में आ गईं और वो सारे डेटा लोग लाइट्स की छोटी बूंदों में बदलकर क्रिस्टल बॉल के अंदर चले गए। पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। मैं और सुजियाओ एक दूसरे को पकड़े हुए इस मैजिकल सीन को देख रहे थे। न जाने कितने समय बाद वो गोल्डन लाइट गायब हो गई। क्रिस्टल बॉल पहले की तरह शांत होकर हॉल के सेंटर में तैर रही थी। वो लडियचन का गायब हो चुका था। उसने अपनी लाइफ देकर दोनों वर्ल्ड्स को बचा लिया था। मैं उस बॉल के पास गया और अपना हाथ उस ठंडी क्रिस्टल सरफेस पर रखा। सुजियाओ मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सब ठीक हो गया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने सिर हिलाया। ठीक इसी मोमेंट पर क्रिस्टल बॉल एक बार चमकी और उस LDHK की एक बहुत हल्की आवाज मेरे माइंड में गूंजी। चेंगियान, मैं गायब नहीं हुआ हूँ। मैं बस इस बाउंड्री में चेंज हो गया हूँ। अब से मैं हमेशा इन दोनों वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया और फिर मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। हाँ, वो गायब नहीं हुआ था। उसने बस जिंदा रहने का एक दूसरा तरीका चुन लिया था। मैं और सुजियाओ एक दूसरे का हाथ पकड़ डैनिकर चांगशेंग बायोलॉजिकल लैब से बाहर निकले।
बाहर का आसमान बिल्कुल साफ और ब्लू हो चुका था। वार्म सनलाइट थी, हवा में फ्रेशनेस थी। सड़कों पर चल रहे लोग भले ही थोड़े डरे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर मौत के मुंह से वापस आने की खुशी साफ दिख रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन मुझे पता था कि यह एंड नहीं है। उसने बाउंड्री बनकर दोनों वर्ल्ड्स को सेव किया था, और अब मेरा और सू जियाओ का एक नया मिशन था। हम दोनों इन दोनों वर्ल्ड्स को जोड़ने वाला एक ब्रिज बनेंगे, ताकि डेटा वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस को भी रियल वर्ल्ड की ब्यूटी को फील करने का चांस मिल सके। हम सबको ये बताना चाहते हैं कि चाहे कोई रियल वर्ल्ड का इंसान हो या वर्चुअल वर्ल्ड का क्रिएचर, हर एक लाइफ रिस्पेक्ट और लव डिजर्व करती है। क्योंकि जब तक आपके पास अपनी सोच है, अपनी फीलिंग्स हैं और कोई ऐसी चीज है जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपका एक्सिस्टेंस बिल्कुल सच है।